नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ केसी बेस्ट टेक पर। जय बड़ी माता, जय महाकाली। दोस्तों, वाई नीड माइंड कंडीशन? क्या दिमाग की अनुकूलता जरूरी है? जानते हैं क्यों? और दिमाग की अनुकूलता उर्फ माइंड कंडीशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? और एक इंसान को दिमाग की अनुकूलता ही आगे की ओर ले जा सकती है, क्योंकि आज के समय में आम इंसानों के अंदर पहला घमंड, दूसरा भय, तीसरा चमचागिरी सुनने की आदत या प्रशंसा सुनने की आदत, ये तीन चीज़ें हमारे दिमाग की अनुकूलता की सबसे बड़ा दुश्मन है। दिमाग की अनुकूलता का मतलब माइंड कंडीशन, दिमाग की अर्थव्यवस्था को हमेशा सही रखना और सही डिसीजन सही समय पर सही फैसला करना। माइंड कंडीशन का सबसे बड़ा दुश्मन है घमंड, यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं ईगो। इसका सबसे पहला उदाहरण रावण, जिसे तो सभी लोग जानते हैं। रावण की बहन शूर्पणखा थी। जब उसने राम के पास विवाह का प्रस्ताव रखा और माता सीता को मारने के लिए दौड़ी, तभी श्री लक्ष्मण जी ने उनके नाक को काट डाला और वह अपने कटी हुई नाक को लेकर लंकापति रावण के पास पहुंचा। रावण जो महाप्रतापी, महापंडित, महाशक्तिशाली था, और वह अपनी प्रशंसा सुनने का सबसे बड़ा आदी था। शूर्पणखा ने वही काम किया। रावण के सामने उनकी शक्तियों की गणना की और उन्हें ना जाने कितने देव देवताओं के युद्ध की बातें याद दिलाकर रावण से कहा, जिसका बहन महाप्रतापी राजा की बहन हो, उसका नाक एक वनवासी ने काट डाला। तरह शूर्पणखा ने रावण से कहने लगी, हे महाशक्तिशाली दैत्यराज, तीनों लोकों के विजेता, आपकी बहन की नाक एक वनवासी ने काट डाला और उस वनवासी ने हमें अपमानित कर डाला। क्या जिसका भाई ताकतवर हो, बृहद साम्राज्य का मालिक हो, उसकी बहन की अगर नाक कट जाए तो उसकी भाई की साम्राज्य और शौर्य का क्या मतलब रह जाता है? इस तरह शूर्पणखा ने रावण की प्रशंसा कर, रावण की वीर गाथा सुनाकर उसके अंदर की घमंड को उसने प्रबल कर दिया और रावण भी अपनी शौर्य गाथा सुनकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने लगा और वह वनवासी राम से अपनी बहन शूर्पणखा की बदला लेने के लिए उग्र हो उठा। रावण शूर्पणखा द्वारा अपने की प्रशंसा सुन अपने दिमाग के अंदर अपने आप को शक्तिशाली और विश्व विजेता मानने लगा। उसे लगा कि जिस तरह उसकी बहन उसकी प्रशंसा कर रही है, मानो वह समूचे ब्रह्मांड में सिर्फ एक ही इंसान हो। और इस तरह रावण की दिमाग की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई। उसकी दिमाग की अनुकूलता पर सिर्फ घमंड का राज था। उनके दिमाग में सिर्फ घमंड ही घमंड आ चुका था और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने चमचागिरी सुनी, अपनी प्रशंसा सुनी। अगर रावण अपनी प्रशंसा सुनने के बजाय अपनी बहन की गलती पूछी होती तो शायद रामायण कभी पैदा ही नहीं होता, शायद राम और रावण का कभी युद्ध न होता, शायद सीता कभी हरी ही नहीं जाती और लंका पर विभीषण का राज नहीं होता। उनकी दिमाग की अनुकूलता एक घमंड के कारण चली गई।
अगर उसने अपने माइंड कंडीशन को सही अवस्था में लाकर यह पूछा होता कि बहन तुम्हारी नाक कटी क्यों और इसका कारण क्या है, तो शायद रावण का कभी अंत ही ना होता। घमंड दिमाग को गर्म करती है और माइंड कंडीशन को हिट कर देती है, जिससे इंसान का दिमाग अनुकूल नहीं हो पाता और वह उस अवस्था में कुछ सोच नहीं पाता, क्योंकि उसके अंदर सिर्फ अपनी ही प्रशंसा के किए गए सारे बातों को ही याद रखता है। अगर रावण अपनी दिमाग की अनुकूलता और अर्थव्यवस्था सही रखता तो सबसे पहले वो अपनी बहन को पूछता कि बहन आखिर ऐसी तुमने क्या गलती की जिससे तुम्हारे नाक को काटा गया, आखिर नाक कटने की वजह क्या थी। लेकिन रावण अपनी प्रशंसा सुन अपने दिमाग में उस बात को नहीं बिठा पाया। अब इंसान की दूसरा कमजोरी जो दिमाग की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह गड़बड़ा देती है, उसका दूसरा उदाहरण है कंस। कंस जब अपनी बहन देवकी और वासुदेव को विवाह कर अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल की ओर छोड़ने जा रहा था, तभी अकस्मात एक आकाशवाणी हुई जिसमें कहा, हे कंस, जिस बहन की तुम धूमधाम से विदाई कर रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हें मार डालेगी। यह सुनते ही कंस के दिमाग में भय का माहौल आ गया, जो उसकी दिमाग की कंडीशन को, मानसिक संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ दिया गया और उसके अंदर एक भय का माहौल बन चुका था। वह अपनी मौत से डरकर कंस ने देवकी और वासुदेव को पकड़कर कारागार में डाल दिया। कंस को मौत का भय ने दिमाग में सोचने की शक्ति ही खत्म कर दी, क्योंकि कंस हर वक्त अपनी मौत के बारे में ही सोचता रहता। उसने सोचा, मैं अपनी दिमाग से मौत को भी रोक लूंगा, लेकिन भय ने उसके दिमाग को, उसके मस्तिष्क को कभी अनुकूल नहीं होने दिया, या फिर कंस ने कभी भी अपने दिमाग को अनुकूल कंडीशन की अवस्था में रखकर कभी नहीं सोचा कि अगर जरा सोचिए, कंस अपने मौत के भय को मस्तिष्क से निकालकर दिमाग की सही अर्थव्यवस्था और मस्तिष्क को सही संतुलन में रखकर सोचा होता तो शायद उसकी मौत न होती। अगर उसने अपने दिमाग को ठंडी अवस्था में रखकर देवकी और वासुदेव को एक कारागार में डालने के बजाय दोनों को अलग अलग कारागार में डाल देते तो शायद कृष्ण पैदा ही नहीं हो पाते, ना बलराम हो पाता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती यही थी, वो भय को हमेशा अपने मस्तिष्क में रखा। दिमाग की अनुकूलता का सबसे बड़ा दुश्मन स्वार्थ है। स्वार्थ के कारण ही इसका भी एक उदाहरण आज मैं आपको दे रहा हूँ, जिसका साक्षात्कार उदाहरण है हमारे महाप्रतापी, महाशक्तिशाली महाराणा प्रताप का अंत होना। एक ऐसा शूरवीर जिसके भाला का वजन 80 किलो, ढाल का वजन 80 किलो, 7.5 फुट का हाइट और म्यान में 2 तलवारें रखने वाले इंसान, जिनके जूतों का वजन 10-10 किलो होता था। कभी न हारने वाला योद्धा, शूरवीर, जो अकबर जैसे बादशाह के भी पसीने छुड़ा दिए थे। इनके अगर की एक तलवार में 10 सर कट जाते थे।
महाराणा प्रताप का शासन का चला होता तो शायद मुगल यहाँ टिक भी नहीं पाते, उनका अस्तित्व भी आज के समय हमारे देश में नजर नहीं आता। लेकिन इनके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, वो है स्वार्थ। महाराणा प्रताप के भाइयों में स्वार्थ, सभी अपने अपने पुत्रों को राजा बनाने के स्वार्थ में अपने ही भाई का साथ छोड़ गए और इसी स्वार्थ के कारण अकबर ने फायदा उठाया और उनके सभी भाइयों को अपने पास मिलाकर उन्हें अकेला छोड़ दिया। ये स्वार्थ की भावना उन लोगों के मानसिक संतुलन की अर्थव्यवस्था बिगाड़ गई। वे लोग अपनी मानसिक संतुलन को बनाकर अगर ठंडे दिमाग से ये सोचते, ये हमारा भाई जो सभी योद्धाओं पर भारी पड़ता है, अगर हम इसका ही साथ रहें और एक रहें तो आज ये पूरा भारत देश हमारा होगा। और महाराणा प्रताप अगर चाहते तो उसे एक एक राज्य दे सकते थे, मगर उन लोगों के अंदर स्वार्थ की भावना थी। वो ये सोचते थे कि हम महाराणा प्रताप के अंदर उनकी छत्र छाया में क्यों जिए। इस तरह उनके अंदर स्वार्थ की भावना भी घमंड ले आई, लेकिन अंत ऐसा हुआ कि ना वे टिक पाए ना महाराणा प्रताप टिक पाए। मित्रों, आज हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। एक भाई अगर गलती से पैसे वाला बन गया तो दूसरा भाई उसे देखकर जलने लगता है, उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर जलन की भावना आ जाती है। लेकिन वो कभी भी अपने दिमाग की अनुकूलता को ध्यान में रखकर यह नहीं सोचता कि मेरा भाई है, ये आगे बढ़ेगा, हो सकता है ये हमें भी आगे बढ़ाए। लेकिन ये जलनखोरी और स्वार्थ की भावना उसके अंदर घमंड ला देती है, जिससे वह अपने ही भाई को भरसक नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ भाई भाई में होता है, तो ये पड़ोसियों में भी होता है। अगर कोई बड़ा बन गया, लोग कहते हैं और इस साला ये इतना पैसे वाला कैसे बन गया, क्या रातों रात कहीं पर सेंधमारी की, या जरूर कोई 2 नंबर का काम करता होगा। और इस तरह वे सारे लोग उसकी जलन, उसके बढ़ते हुए दौलत को देखकर उससे जलन की भावना रखते हैं। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि चलो हमारे बीच से कोई एक बढ़ा और हम इसके साथ रहे तो शायद ये हमें भी बढ़ा दे। और दूसरी अवस्था, हमारे समाज में या हमारे अगल बगल पड़ोसी में कोई भी इंसान अगर किसी तरह पैसे वाला हो जाए तो वो दूसरों को नीचे दिखाने की कोशिश करता है और अपने दिमाग की अनुकूलता को भ्रष्ट कर देता है, जिससे उसके कई दुश्मन हो जाते हैं। तो अपने सामने वाला का वैल्यू गिरा देता है, उसे हर्षक अपमानित करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके अंदर पैसे की घमंड आ जाती है। बहुत से पैसे वाले को हमने देखा, वे अपने सामने गरीब लोगों को असहाय दृष्टि से देखते हैं और घृणित दृष्टि से देखते हैं। और इस तरह वो अपने समाज के लोगों से हटकर एकांत में रहता है, जिससे ब्लड प्रेशर, शुगर और ना जाने कितने रोग उसके यहाँ जन्म ले लेते हैं। अगर कोई इंसान अच्छे कदकाठी वाला हो और उस तंदुरुस्त शरीर का स्वामी हो, तो उसके अंदर अपने शरीर का घमंड आ जाता है, जिस कारण वो पतले दुबले या किसी भी गरीब को मारने से भी नहीं हिचकता, जिसके कारण आने वाले दिन में उसके कई दुश्मन हो जाते हैं।
और शायद उसका अंजाम भी बुरा ही होता है, क्योंकि उनके दिमाग के अंदर घमंड पूरी तरीका से कामयाब रहता है। लेकिन अगर उसके अंदर दिमाग के अंदर घमंड का राज ना हो और वो अपने दिमाग को अनुकूल रख के सोचता, गरीबों की मदद करता और अपने कदकाठी का अच्छा फायदा उठाता, गरीबों की मदद करता, हर संकट में उसका साथ देता, तो शायद वह आदमी गरीबों का हमदर्द होता और समाज के अंदर मान सम्मान की जिंदगी जीता। आज के समय में लोग दूसरों से ही ईमानदारी की उपेक्षा रखते हैं, लेकिन अपने अंदर ईमानदारी नहीं रखते। कहीं न कहीं उनके अंदर घमंड, स्वार्थ, भय, लोभ ही राज करता है और ये चार चीजें हमारे दिमाग की अर्थव्यवस्था को चौपट कर देती है। इसलिए माइंड की अनुकूलता, दिमाग की अनुकूलता बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग अगर अनुकूल हो, इंसान हर काम को संभव कर सकता है। अगर दिमाग संतुलित अवस्था में हो तो कोई किसी का दुश्मन नहीं हो सकता। अगर दुश्मनी का बदला लेना है तो ठंडे दिमाग से सोचो। अगर किसी से व्यापार में टक्कर लेना है तो ठंडे दिमाग से सोचो। अगर किसी में घमंड है, वो तुम्हें नीचा गिरा रहे हैं, तो ठंडे दिमाग से सोचो। अगर कोई तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हें गुस्सा आया तो गुस्से को किनारे रखो, ठंडे दिमाग से सोचो। अगर तुम्हारे अंदर घमंड की भावना आई तो घमंड को किनारे रखो और दिमाग ठंडा रख के सोचो। रास्ता हजारों है, लेकिन दिमाग का संतुलन होना सबसे ज्यादा जरूरी है। फिल्म इंडस्ट्री के राज कपूर, जो एक फिल्मी दुनिया में जाने माने पहचाने हस्ती जाने जाते थे, उनका फिल्म जोकर जब मार खा गया और ना जाने 2-3 फिल्म उनकी पिट चुकी थी, वो आखिरी दांव खेला बॉबी फिल्म पर। बॉबी फिल्म के समय उनके पास एक पैसे नहीं थे। उन्होंने अपने दिमाग को संतुलन किया और पूरा अपना आरके स्टूडियो और अपना घर गिरवी रखकर बॉबी फिल्म का निर्माण किया। लेकिन उस वक्त उनके दिमाग में अपनी हानि का सोच नहीं था, हानि को निकालने का सोच था और उसने पूरी सावधानी और मानसिक संतुलन अवस्था रखकर बॉबी फिल्म का निर्माण किया, जिससे उनकी सारी भरपाई वसूल हो गई। अगर आपका व्यापार में नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान को दिमाग में मत रखो और एक चांस और खेलो। कोशिश करो उस नुकसान को ठंडे दिमाग से सोचकर भरपाई के बाद फायदा में कैसे पहुंचना है। दिमाग को ठंडा रख के सोचो। होने वाले नुकसान को दिमाग में मत रखो, क्योंकि ये तुम्हें सोचने नहीं देगी। अगर किसी ने तुम्हें भय दिखाया, अगर आपको किसी ने भय दिखाया तो उस भय को दिमाग में मत रखो, उस भय को किनारे करो और दिमाग को ठंडी अवस्था में सोचो, भय दिखाने वाले को क्या करना है। ठंडे दिमाग से सोचो उसका हल क्या करना है कि ये भय दिखाने वाला हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट जाए। अगर आपका भाई बढ़ रहा हो तो उसकी बढ़ती को देखकर अपने दिमाग के अंदर अपनी कमजोरी को मत पालो, बल्कि उसका साथ दो। आने वाले दिन में वो तुम्हारा भाई ही तुम्हें भी वहां तक पहुंचाएगा जहां जिस ऊंचाई की जिस शिखर पर वो पहुंचा होगा। अगर कोई आपकी तारीफ या चमचागिरी कर रहा हो तो दिमाग को संतुलन रख के सोचना कि वो तुमसे क्या स्वार्थ रखता है। ऐसा तो नहीं वो तुम्हारी चमचागिरी कर अपने आप को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हो। अगर कोई आपको अपमानित करता है तो उस अपमान की आंख को दिमाग में मत रखो।
उस अपमान की आंख को किनारे रखो और सोचो उससे कैसे बदला लेना है। स्वार्थ की भावना कभी भी दिमाग में मत रखो, क्योंकि स्वार्थ की भावना रखने वाले लोग की जड़ें की एक सीख हमेशा याद रखिए, पेड़ पर जरूरत से ज्यादा फल लग जाए तो उसकी डालियां झुककर टूट जाती है। इंसान को जरूरत से ज्यादा मिल जाए वो रिश्तों को तोड़ना शुरुआत कर देता है। भाई को कभी शत्रु ना बना, क्योंकि वो आपकी सारी कमजोरियों को जानता है। शत्रु को कभी कमजोर ना समझें, क्योंकि वो सांप की तरह घात लगाए आपका हर वक्त इंतजार कर रहा होता है। पराई नारी पर कभी नजर ना डाले, क्योंकि पराई नारी में नजर डालने से दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं। और इंसान का सबसे बड़ा पतन का कारण अवकाश से अधिक लालच करना, घमंड करना, स्वार्थ की भावना जगाना। जय महाकाली, जय बड़ी माता।